हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उदारवादी काल 1885 से 1905 के बीच, उग्रवाद काल जो 1905 से 1919 के बीच, फिर गांधी युग था 1919 से 1947 के बीच। तो जो बंगाल का विभाजन या स्वदेशी आंदोलन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 में। तो दोस्तों, जिसका कारण क्या था? सरकार के अनुसार प्रशासनिक असुविधा, बृहद क्षेत्र के कारण, मतलब एक ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ की प्रशासनिक असुविधा ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो इसके जो राष्ट्रीय नेताओं के अनुसार बंगाल में नवोदित राष्ट्रीय आंदोलन के दमन हेतु, कहने का मतलब है जो बंगाल में नवोदित राष्ट्रीय आंदोलन था, जो नया नया राष्ट्रीय आंदोलन आ रहा था, उसको खत्म करने के लिए ये कारण था इसका। तो विभाजन था, इसकी जो घोषणा हुआ था विभाजन का 20 जुलाई 1905 में। कब? 20 जुलाई 1905 में इसका घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन के लिए। और इसका विभाजन प्रभावी था, मतलब आ रहा था ये 16 अक्टूबर 1905 से, मतलब घोषणा हुआ। और ये कार्य में होने लगा वो अक्टूबर 1905 से चालू हुआ। तो जो 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, बंगाल का शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो विभाजन रद्द हुआ वो 1911 में। कब? 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके समय में ये विभाजन को रद्द कर दिया गया। और इसके जो वायसराय थे, करजन थे, लॉर्ड करजन थे इसके वायसराय। और इसकी प्रतिक्रिया क्या थी? बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसको रोक दिया, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। अब देखते हैं घटनाक्रम, देखते हैं। तो जो बंगाल का विभाजन होना था वो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में होना था, जिसमें पश्चिमी बंगाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा थे और पूर्वी बंगाल में असम, पूर्वी बंगाल थे। तो यहाँ पे हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा थे, यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा थे पूर्वी ओर। ब्रिटिश इंडिया में, जब ब्रिटिश इंडिया था तब हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर और ग्वालियर 21 तोपों की सलामी वाले राज्य थे। कहने का मतलब दोस्तों, जब ब्रिटिश इंडिया था तो इन राज्यों में 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। जो इनका प्रमुख कार्यक्रम है, तो इनका जो प्रमुख कार्यक्रम है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। कहने का मतलब है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक सुझाव दिया, जिसके संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया इसके सुझाव पे। फिर उसी समय वंदे मातरम और बंगाल में अमोर सोनार बांग्ला गीत गाया गया। तो जो है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत बना वो वंदे मातरम, और बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना अमोर सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रगान वहाँ का बना। तब आते हैं आंदोलन का क्षेत्र एवं नेतृत्वकर्ता, मतलब आंदोलन कहाँ से कहाँ तक फैला और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो शुरुआत में बंगाल विभाजन 1905 में होना था, उसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? जो बंगाल 1905 में विभाजन होना था उसमें उसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन देखते ही पूरे भारत में यह फैल गया, जिसके नेतृत्वकर्ता विभिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न थे, अलग अलग जगह में अलग अलग उसके नेतृत्वकर्ता थे। किसके? स्वदेशी आंदोलन के। अब है इसका क्षेत्र जानते हैं। जो पंजाब में अजीत सिंह ने नेतृत्व किया, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने किया,
दिल्ली में सर सैयद अहमद खां एवं सैयद हैदर रजा ने किया। किसने किया? सर दिल्ली में सर सैयद अहमद खां और सैयद हैदर रजा ने किया। और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक एवं पुत्री केलकर ने किया। फिर मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। तो यहाँ कुछ नोट दिया है, इसको देखते हैं दोस्तों। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस में अधिवेशन मतलब बनारस अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था। मतलब इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था। फिर त्रिगुट आते हैं। त्रिगुट लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने का प्रयास किया था और इन्होंने इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया था। फिर इसकी जो प्रक्रिया है कि काम कैसे किया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में हो गया था। ओके दोस्तों, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष थे, किसके? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष थे। तो जो इसकी स्थापना हुई तो अच्छा, इसमें दोस्तों इसकी स्थापना हुई इसी समय। ओके, और इसके ये हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा है स्वदेशी बांध स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति। तो इसमें अश्विनी कुमार ने लोगों को एकत्र एकत्र किया और महत्वपूर्ण भूमिका दिखी। मतलब जो स्वदेशी बांधव समिति में जो अश्विनी कुमार थे, ये जो है ये अश्विनी कुमार, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए फिर 15 अगस्त 1906 में 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कब? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कब? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। फिर पांचवा जो है शासकीय प्रक्रिया, किसका रिएक्शन क्या था सरकार का? छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कार्यस्थल सर्कुलर जारी किया। मतलब एक कार्यस्थल पर सर्कुलर जारी किया कि ये अनुशासनात्मक कार्य कर रहे हैं। फिर आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध। कहने का मतलब है कि जो प्रेस को उसकी स्वतंत्रता को बंद कर दिया गया कि वो कभी किसी भी सार्वजनिक सभाओं पे नहीं जा सकते। फिर इसकी कूटनीति थी कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला व मुस्लिम लीग की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। इस समय फिर मुस्लिम लोगों को बढ़ावा मिला और मुस्लिम लीग की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। ओके दोस्तों, फिर है राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया। फिर राष्ट्रवादियों के रिएक्शन कैसा रहा? फिर ये बॉयकॉट कर दिए स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सारे को उन्होंने प्रतिक्रिया दिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया है दोस्तों। बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन के लिए ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संपादकीय सं, संदी संदीपनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कौन से? संदीपनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के लिए ब्रिटेन की वस्तु को त्याग करने के लिए ये पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जिसकी विशेषता थी भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे भारत का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। अब इसके देखिए दोस्तों, भारत का पहला जन आंदोलन बोलेगा तो आपको याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन को कहते हैं। फिर आता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो 1906 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और उन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी। किसकी? स्वराज्य की, अपना एक राज्य हो इसकी। फिर तत्काल यहाँ इस समय तत्कालिक जो वायसराय थे मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? मिंटो द्वितीय, जो राजनीति में सुधार हेतु अगस्त 1906 में अरुणडेल कमेटी, किसके? अरुणडेल कमेटी का गठन किया, जिसमें विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर
बल दिया गया। क्या चीज़ के लिए बल दिया गया? कि बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए आवश्यकता पर, मतलब पुनः एक साथ करने के लिए आवश्यकता पर, उस आवश्यकता में बल दिया गया। फिर आते हैं मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में आया। तो इसकी जो घोषणा हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को हुआ था। तो मुस्लिम लीग जो है 1906 में आया दोस्तों, और कब? अक्टूबर 1 को। बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल जब विभाजन हुआ उसके बाद आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों को एक, मतलब 36 मुसलमानों का एक शिष्टागण शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। मतलब 36 मुसलमानों का एक जो ग्रुप है वो शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। फिर जो इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। कब? अक्टूबर में ये प्रभावशील हुआ, और 30 दिसंबर को 1906 में ये स्थापना हुआ इसका। तो किसका? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया। 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की किसमें जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा हुई थी। फिर इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में। तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में, लीग की, मुस्लिम लीग की। फिर इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे, स्थाई परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। इसके जो संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह थे। अब जिसका उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था, प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के नज़रिए में इनका निष्ठा बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना था। तो भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना। जो भारत के जो मुसलमान थे उनकी राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना था। ओके दोस्तों। फिर समाचार पत्र जो है स्टार इंडिया, इन्होंने समाचार पत्र स्टार इंडिया की स्थापना की थी। फिर जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 को। कहाँ? ढाका में। कब हुआ था? मुस्लिम लीग फर्स्ट में वो ढाका में हुआ था 1906 में। इसमें मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। अब इनके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिमों को अलग से सेपरेट कर दिया गया, जिसमें उनकी रक्षाओं, राजनीतिक सभी प्रकार की इच्छाओं का रक्षा किया, उनको सेपरेट कर दिया गया, इम्पोर्टेंस दी गई उनको। फिर अब इन्होंने निर्वाचन मंडल की भी मांग की गई, जिसमें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दिया गया। अब इसे 1909 में, कब? 1906 में इन्होंने रखा होगा। फिर 1909 में किसके द्वारा? मार्ले मिंटो के द्वारा इसे प्रस्ताव कर दिया गया। फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब आता है? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को आया। 26 दिसंबर 1907 को आया। कब? ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। यह अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे 26 दिसंबर 1907 में 26 दिसंबर 1907 में संपन्न हुआ। इसके दो अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष थे। कौन थे दोस्तों? रास बिहारी घोष थे। जिसका कारण क्या था? जिसका कारण था उग्रवादी पहले तिलक पर, फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसमें कहने का इसका जो कारण है, उग्रवादी पहले तिलक फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर उदारवादी रासबिहारी जो घोष थे, पर जो उदारवादी थे वो रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे। तो इसका जो परिणाम हुआ, कांग्रेस गरम दल व नरम दल में विभाजित हो गया। तो दोस्तों जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, वहां पे ये जो कांग्रेस है वो गरम दल व नरम दल में विभाजित हुआ। जहाँ पे ये दोनों तिलक और लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन बन कौन गया? रासबिहारी घोष जी बन गए। फिर जो गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चार जो हैं वो गरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जी। ये सब नरम दल के नेता थे। तिलक को कारावास तिलक को कारावास हो गया, बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हो गया।
तो तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था। मतलब साथ दिया था जो क्रांतिकारी जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के जो बम हमले को इन्होंने समर्थन किया था, इसलिए उन्होंने बर्मा स्थित मांडेल जेल भेज दिया गया। कौन सा जेल? मांडेल जेल भेज दिया गया, जो अभी वर्तमान में म्यांमार में है। कहाँ पे है दोस्तों? म्यांमार में है। फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें जो अस्तित्व में कब आया? 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार। कब आया? 1909 में आया। फिर जो उसके तत्कालिक भारत सचिव मार्ले व वायसराय मिंटो द्वितीय, जो मार्ले अलग है, फिर वायसराय मार्ले मिंटो द्वितीय ये अलग है। तो ये दोनों भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। ये दोनों ने मिलके भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना। कहने का मतलब है जहाँ पे राष्ट्रवादी, जहाँ पे एक गुट होगा, जहाँ पे ये एक साथ होंगे, वहां पे इनका फूट डालने का इनका उद्देश्य था। इसमें मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, केवल मुसलमानों के लिए। कह रहे हैं दोस्तों इसमें कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनका एक अलग क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें इनका अलग से जैसे मस्जिद वगैरह होती, ये वाले काम ये शुरू किए। फिर जो होता है नोट, जिसमें लिखा है अंग्रेजों की इस नीति में अंग्रेजों की इस नीति ने कालांतर में भारत के विभाजन का बीज रोपित कर दिया गया। अब अंग्रेज ने ऐसा कर दिया कि मुसलमानों को अलग कर दिया, जिससे कि अब भारत में विभाजन होने के लिए एक स्टार्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों। फिर आते हैं दिल्ली दरबार 1911। कब आते हैं दोस्तों? दिल्ली दरबार 1911 में। तो दोस्तों हम चलते हैं वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसका उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी का स्वागत करना। जो इनका उद्देश्य था दिल्ली दरबार में, इंग्लैंड के जो राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का स्वागत करना था दोस्तों। इस उद्देश्य से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण कब हुआ? इसके जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए इसके वास्तुकार जी वी टेट। देखो ये दोस्तों याद रखिएगा, जी वी टेट जो थे वो किसके? गेटवे ऑफ इंडिया के वो निर्माण करता थे। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था इन्हीं के कार्यकाल में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 1911 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस राष्ट्रगान गाया गया। मतलब जब कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, तब राष्ट्रगान को गाया गया। फिर दोस्तों राजधानी परिवर्तन 1912 में राजधानी परिवर्तन हुआ और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो 1911 में बना दोस्तों। अब आते हैं जो 1911 राजधानी परिवर्तन, इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। दिल्ली दरबार के समय में जॉर्ज पंचम के 1911 की घोषणा के बाद, कब? 1911 की घोषणा के बाद 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। 1911 में घोषणा किया गया, 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। दिल्ली षड्यंत्र। तो दोस्तों इसमें देखते हैं राजधानी स्थानांतरित के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय मास्टर अमीरचंद, कौन? मास्टर अमीरचंद व अवध बिहारी बाल मुकुंद व बसंत विश्वास ने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था।
किसने किसने फेंका था दोस्तों? जब ये चेंज हो रहा था अपना राजधानी, तब मास्टर अमीर चंद ने, अवध बिहारी जी ने, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास ने, कौन कौन? मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास जी ने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था, जो रास बिहारी बोस को इस षड्यंत्र का प्रणेता माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो रास बिहारी जी इस षड्यंत्र के जनक माने जाते हैं कि इन्होंने इसको करवाया था। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल मिला 1913 में। कब मिला? 1913 में। ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर जो 1913 मिला, 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि की रचना की थी 1912 में, इसको इसीलिए मिला 1913 में नोबेल पुरस्कार। फिर आते हैं गदर पार्टी की स्थापना, जो इसकी स्थान था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी कहाँ बना? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। संस्थापक थे सोहन सिंह, बरकत उल्लाह खां। अफगानिस्तान के प्रथम स्वघोषित राज था। तो जो सोहन सिंह थे इसके संस्थापक। सदस्य है लाला हरदयाल। सदस्य इसके कौन थे? लाला हरदयाल पहले। अध्यक्ष जो है इनके सोहन सिंह भाखना। कौन है? सोहन सिंह भाखना। और पत्रिका इनकी थी जो गदर पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। फिर आते हैं प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया दोस्तों इसी समय। फिर वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। कब? 1914 से 1918 तक चला। तो इसका जो कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार। कौन था ऑस्ट्रिया के राजकुमार? फर्डिनेंड की सेरोजेवो की ने हत्या कर दी। मतलब जो फर्डिनेंड थे, ये फर्डिनेंड थे, इनकी हत्या किसने की थी? सेरोजेवो ने हत्या कर दी थी। जो समाप्त हुआ 1919 में। और इसको वर्सा है पोलैंड की राजधानी में स्थित महल की संधि से। मतलब जो समाप्त कब हुआ दोस्तों? 1919 में हुआ। कहाँ पे? वर्साए, पोलैंड की राजधानी। जो वर्साए है पोलैंड की राजधानी, उस स्थित महल की संधि से हुई। वहां पे संधि हुआ, वहां पर खत्म हुआ दोस्तों। फिर प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोटक जो प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से यूरोपीय शक्तियों दो गुट में विभाजित हो गया। फिर जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो यूरोप है जो यूरोप की जो शक्ति है दो भाग में डिवाइड हो गई। पहले प्रथम गुट और द्वितीय गुट। तो प्रथम गुट में हो गया ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, टर्की आदि, जो कि पराजित थे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी, टर्की, ये जो प्रथम गुट में थे ये पराजित हो चुके थे। द्वितीय गुट में थे सर्बिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये द्वितीय गुट में थे। ओके दोस्तों, इस युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने यूरोप प्रांत मुसलमानों ने युद्ध उपरांत टर्की के खिलाफ के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार न करने हेतु समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस ने इस शर्त पर समर्थन दिया कि युद्धोपरांत भारत को संवैधानिक व औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। इसमें बोल रहे हैं दोस्तों, जब युद्ध हुआ था तो युद्ध तब भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के बाद जो टर्की के खिलाफ, टर्की के खिलाफ सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए समर्थन दिया। मतलब ना करे इसलिए उसने समर्थन दिया था, जबकि कांग्रेस ने इस शर्त का समर्थन दिया कि युद्ध के बाद भारत को संवैधानिक संविधान और औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए। कहने का मतलब है संविधान खुद का हो और खुद का उपनिवेश यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका प्रदान किया जाए, ऐसा उन्होंने रखा। फिर आते हैं कामागावा। इस युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के बाद युद्धोपरांत टर्की के खलीफा के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार न करने हेतु समर्थन दिया, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसका उन्होंने समर्थन किया। जबकि कांग्रेस ने किसका समर्थन किया कि युद्ध के बाद भारत को संवैधानिक और उपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा।
कहने का मतलब जो यहाँ पे संविधान नहीं था और यहाँ पे जो उपनिवेश था उसे आज़ाद किया जाए, इसमें समर्थन दिया था। फिर आते हैं कामा गाटामारू। फिर आते हैं कामागाटामारू प्रकरण। कामागाटामारू प्रकरण एक जलयान था। कौन सा था? जलयान था, जो भारत के गुरुदत्त सिंह कामागाटामारू नामक जलयान को किराए से लेकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? जो जो जलयान है उसे कनाडा, कहाँ से किए? कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचे थे। फिर परंतु कनाडा सरकार ने देश में प्रवेश करने से मना कर दिया। जो कनाडा के वैंकू वैंकूवर में पहुंचे थे उस बंदरगाह में, तो कनाडा सरकार ने मना कर दिया। तो जब वापस जहाज के बजट पहुंचने पर, कहाँ पर? बजट जब पहुंचा, बजबज, तो तो पुलिस यात्रियों के बीच झड़प में 18 यात्री मारे गए एवं 202 घायल हो गए। जब जहाज वापस हुआ और बजबज पहुंचने पर वहां पे मुठभेड़ हुई, जिससे 16 यात्री मारे गए और 202 घायल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। यहाँ फिर लखनऊ पैक्ट, जो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष तक कौन किया था? अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। जो स्थान था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के गरम दल व नरम दल के एकीकरण की प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट थी। कहने का मतलब है, जो कांग्रेस का जो गरम दल व नरम दल का एक हो गया, उसकी जो प्रमुख शिल्पी थी, किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इसने कांग्रेस के नेता तिलक व मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के बीच एक समझौता हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस नेता जो थे तिलक व मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना, इनके बीच एक समझौता हुआ, जिसमें जिसमें जिसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। जिसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, उसकी जो सांप्रदायिक जो सोशल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है की मांग को स्वीकार कर लिया, कि वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व करेंगे। कालांतर में इसके परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भयानक रहा है। अब यह हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए बहुत ही इसका खराब परिणाम रहा है। इसका जो नोट है दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राम कुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया एवं चंपारण सत्याग्रह हेतु बिहार आमंत्रित किया गया। तो जब ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें जो राम कुमार शुक्ल है, इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और इन्होंने क्या बताया? चंपारण में किसानों की समस्याओं को, जिससे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के लिए कहाँ बुलाया गया? बिहार बुलाया गया। फिर आता है होम रूल लीग आंदोलन या गृह शासन। इसका जो प्रेरित थे आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित थे, कि आयरलैंड में किया तो भारत ने भी कर दिया। फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। कह रहे हैं दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से, मतलब ब्रिटिश सरकार ने कब्जा करके रखा है, फिर नियम को पालन करते हुए हमारे खुद सेपरेट स्वतंत्रता के लिए इन्होंने, इसका जो उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करने, इसका उद्देश्य था। भारत के इस आंदोलन को एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया गया। फिर आते हैं इसका जो मुख्य बिंदु, और तिलक का होम रूल और जो एनी बेसेंट का भी होम रूल था। तो जो वर्ष 28 अप्रैल 1916 में जो ये तिलक द्वारा होम रूल चलाया गया और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था 3 सितंबर 1916 में, जो उसका मुख्यालय था वो बेलगांव कर्नाटक था। तिलक द्वारा जो चलाया गया था उसका बेलगांव
कर्नाटक था, इसका जो अडयार मद्रास था। इसका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर वह कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार और चेनी बेसिन द्वारा चलाया गया था। शेष भारत में संचालन, जो बचे हुए भारत में वहां उन्होंने चलाया। फिर पत्रिका था मराठा अंग्रेजी व केसरी मराठी। मराठा अंग्रेजी में व केसरी जो मराठी भाषा में थी, वो पत्रिका से लीक व प्रचार प्रसार किया। अब पत्रिका पेपर के द्वारा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर ये कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया, इन्होंने जो किया था वो कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, ये सब से इन्होंने, ये न्यूज़पेपर है, इनमें इन्होंने प्रकाशित किया। नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने नारा दिया। नोट है 1917 में मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा द्वारा होम रूल आंदोलन की प्रभावशीलता स्वतः समाप्त हो गई। जब 1917 में, कब 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन की प्रभावशीलता स्वतः समाप्त हो गई, जिसके कारण 1918 में तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों होम रूल एक हो गए। कहने का मतलब अब दोनों जो अलग अलग थे वो एक हो गए। इंडियन होम रूल लीग का कार्य लंदन में डी ग्रम्ह जो डी ग्राम पोल देखता था। कौन देखता था? जो इंडियन होम रूल लीग के जो कार्य को किसने देखता, कौन देखता था लंदन में? डी ग्राम देखता था। ग्रीडाम पोल, डी ग्राम पोल देखता था। सर वेलेराइन सिटोल ने सर वेलेराइन सिटोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। क्या बोला है इन्होंने? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसे कहा है? अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा है। फिर आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा अगस्त, जो उन्होंने अगस्त में जो घोषणा किया उसे क्या है उसे देखते हैं दोस्तों। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917, कब? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा। ब्रिटिश की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई। जो भारतीय होंगे उसे ज़्यादा ही अधिक प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र में कहा गया था। उस घोषणा में कहा गया, इसमें भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना पर बल दिया गया। इसमें क्या गया है? उत्तरदायी, जो उत्तरदायी सरकार होगी, भारत में जो उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना पर बल दिया गया। इसे उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। जो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, उन्हें उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। रिपोर्ट 1919 में, कब? रिपोर्ट 1919 में भारत शासन अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया गया। जो रिपोर्ट आया 1919 में वो भारत शासन अधिनियम, क्या? भारत शासन अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया गया। अब ये ब्रिटिश न होके भारत शासन के अधिनियम के अकॉर्डिंग हुआ। फिर है महात्मा गांधी। तो जन्म हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1900, जिसमें राम कुमार शुक्ल ने बुलाया था। राम कुमार शुक्ल ने इन्हें बुलाया था चंपारण में किसानों के लिए। फिर इसका जो प्रयोग किया गया सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, दूसरा हड़ताल हुआ तो कहाँ का? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। फिर तीसरा भूख हड़ताल हुआ, कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वहीं पे हुआ। फिर चरखा प्रयोग हुआ, चरखा का प्रयोग किया गया। असहयोग आंदोलन, जहाँ असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों, वहाँ पे चरखा का उपयोग करते हुए गांधी को दिखाया गया, वो इस जगह किया गया है। फिर आमरण अनशन हुआ था, जो सांप्रदायिक
पंचाट के विरुद्ध है। किसके? सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध आमरण अनशन हुआ। जो उपाधि है, पहला महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह में महात्मा उपाधि दिया गया, बापू उपाधि दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के भारत आगमन के पूर्व, जब सुभाष चंद्र बोस भारत आए उसके पहले इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। फिर जिसके वक्तव्य है, एक वर्ष में स्वराज्य, एक वर्ष में स्वराज्य असहयोग आंदोलन के समय गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। कराची सम्मेलन 1931 में, फिर मैं खाली हाथ लौटा हूँ किंतु देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों ये उन्होंने वक्तव्य इन्होंने कहा, कथन कहा ऐसा, ये द्वितीय गोल मैच से वापसी के बाद, जब द्वितीय गोल मैच से वापस आया तब ये इन्होंने कहा। चौथा इन्होंने कहा, मैं देश की मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ऐसा कहा था। फिर करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था, पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लीपापोती, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने कहा था, क्या बोला था? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती। फिर सातवां है, मैं वैसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें अति गरीबी से भी ये महसूस करे कि यह मेरा देश है। ये बोल रहा है कि दोस्तों मैं वैसे भारत के लिए काम करूंगा जो जो एकदम गरीब भी होगा ना, वो भी महसूस करेगा कि मैं भारत से हूँ और यह मेरा देश है, ऐसा महसूस करेगा। इन्होंने ऐसा कहा। इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, गुजराती में लिखा था इन्होंने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्होंने इंग्लिश में लिखा था और ये हिंदी दोनों में लिखा गया है। मेरे सपनों का भारत इन्होंने लिखा है। तीन इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन कौन से? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग और मेरे सपनों का भारत। इन्होंने समाचार पत्र लाया द इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में था तब, और दूसरा नवजीवन गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ, और यंग इंडिया और द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में हुआ। तो जो इनका आश्रम था कहाँ कहाँ था? फिनिक्स आश्रम डरबन में था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? 1904 में लाया था, 1904 में लेके आया था डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम टॉलस्टॉय फार्म था, वो 1910 में लाया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। फिर आया था साबरमती आश्रम 1916 में अहमदाबाद में। ओके दोस्तों। फिर सेवाग्राम आश्रम लाया था वर्धा में। कहाँ? वर्धा में, जो अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ था छुआछूत के प्रति। फिर आया था नोट, इन्होंने नोट लगाया, गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। कब? 1917 में हुआ। फिर गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। फिर सफल आंदोलन हुआ, जितने भी ये सक्सेस हैं दोस्तों। गांधी जी ने वर्धा से अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। कहाँ से? वर्धा से अस्पृश्यता छुआछूत के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। फिर चौथा नंबर है, गांधी जी को 1937 से 1948 के बीच में, कब? 1937 से 1948 के बीच में 5 बार क्रमशः 37, 38, 39 और 47 और 48 नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। गांधी जी को 1937 से 1948 के बीच 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। आज तक आपको पता नहीं था, ये पता रखिएगा दोस्तों। पांचवा, अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अफ्रीका की गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहते हैं। फिर आते हैं चंपारण सत्याग्रह
जो प्रारंभ हुआ अप्रैल 1917 में। कब? 1917 में प्रारंभ हुआ। इनका जो कारण था, गांधी जी ने 3 काठिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। मतलब जो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, यहाँ प्रारंभ हुआ था 1907 में, और कारण क्या था इसका होने का? जो गांधी जी ने 3 काठिया पद्धति दिया था, जो जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी, का विरोध हेतु। मतलब इन्होंने कहा था कि इतना ये खेत है, उसका ये जो भाग है, उसके यहाँ पे नील की खेती होगी और यहाँ फसल उगाया जाएगा। तो इसका इन्होंने विरोध किया। फिर नील किसानों के शोषण विरुद्ध अंग्रेजों के सत्याग्रह किया। तो इसने नील की खेती जो होते थे, इसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह ये वाला किया था। राम कुमार शुक्ल ने नाम राम कुमार शुक्ल, जिन्होंने इसे बुलाकर लेके लाया था, अनुरोध पर गए। लखनऊ पैक्ट 1916 के दौरान अनुरोध किया गया था। कब? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान। गांधी जी के सहयोग जो जेबी कृपलानी थे, वह राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई व मजरूल हक थे। ये जो गांधी जी के पार्टनर थे, सहयोगी थे, जो उनसे जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और मजरूल हक थे। गांधी जी का भारत में प्रथम व सफल सत्याग्रह था ये। पहला और सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ, कुशल नेतृत्व में आकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। फिर आते हैं फरवरी 1918, मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में। कब? वो अपने क्षेत्र में मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में किया था। यह गांधी के भूख हड़ताल का प्रथम सफल प्रयोग आंदोलन रहा। कौन सा? गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल, और भी सफल। फिर आते हैं मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में प्रारंभ हुआ 1918 में। किसे? मार्च 1918 में। इसे कर नहीं इसे कर नहीं आंदोलन भी कहा जाता है। कर नहीं। फिर रोलेट एक्ट आता है 1919 में। कौन सा दोस्तों? 1919 में रोलेट एक्ट आता है। नाम रोलेट एक्ट या फिर ब्लैक बिल। इसके जो निर्माता थे, न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे। कौन थे निर्माता? न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। किसके विरोध में हुआ था? 1919 में 6 अप्रैल को 1919 में 6 अप्रैल को सारे देश में इस कानून का विरोध हुआ। क्यों हुआ? राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया इसको। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। इसको संज्ञा किसके दिया? काला कानून या बिना बिल या बिना वकील, दलील, अपील का कानून, आतंकवाद अपराध अधिनियम, ये सब इन्हें नाम दिया गया। क्या क्या? काला कानून, बिना बिल, बिना वकील, दलील, अपील का कानून या आतंकवाद अपराध अधिनियम दिया गया। जिसकी प्रावधान है इस एक्ट में। किस? इस एक्ट में इसका क्या प्रावधान दिया गया? रोलेट एक्ट का। इस एक्ट में अंग्रेज सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह बिना किसी अपील के लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। मतलब जो अपील नहीं किए हैं उन पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी जो प्रतिक्रिया है, सत्याग्रह सभा। क्या है इसकी प्रतिक्रिया? सत्याग्रह सभा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसके सदस्य थे जमनालाल, द्वारकादास, शंकरलाल, बैकर, उमा सोमानी व जीजी हरमीमन थे। कौन कौन थे? जमनालाल, द्वारकादास, शंकरलाल, बैंकर और उमा सोमानी और जीजी हरमीनम थे। जिसकी कार्यवाही काम हुआ डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार। इसकी जो कार्यवाही किस किस के ऊपर हुआ? डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पर हुआ, जो गिरफ्तार हो गए पंजाब में। इसके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जुलूस निकाला गया। जो ये दोनों गिरफ्तार हुए,
तो ये दोनों की गिरफ्तारी पर कहाँ अमृतसर में जुलूस निकाला गया। इस दौरान 5 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला गया, जिससे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। जब ये जुलूस निकाला, फिर 5 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला गया, जिससे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। क्या साबित हुआ? जो रॉलेट सत्याग्रह है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष, मतलब पूरे ऑल इंडिया में यह पहला सत्याग्रह साबित हुआ। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था, मतलब ये बस सिटियों में था, गांव में नहीं था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया गया। मतलब रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता जैसे कि मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया, ज़्यादा उसके मौलिक अधिकार थे उस पे अंकुश रोक लगा दिया गया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया गया। फिर आते हैं इसमें जो प्रश्न दिया है, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कार्य महात्मा गांधी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी? तो इसके क्या है इसका? ये चंपारण संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ही इनमें से कोई नहीं। तो जो असहयोग आंदोलन था, कौन सा असहयोग आंदोलन, यह उनका बहुत बड़ा गलती था। अब है निम्नलिखित में से किसके लिए गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हिमालय के आकार की गलती थी? तो ये रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, तो जो हिमालय जैसी गलती किया था वो असहयोग आंदोलन में किया था और ये किसके खिलाफ किया गया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। फिर आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे तो आप सब जानते होंगे, जो कि सबसे काला दिन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके जो कारण थे, डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में मौन प्रदर्शन, जहाँ जहाँ पे एक बड़े से ग्राउंड में मौन सत्याग्रह किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। इसके जो घटनाक्रम है, जनरल आर डायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में किए गए जा रहे शांतिपूर्ण सम्मेलन पर नरसंहार कराया। इस कार्य में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया। किसने? भारत के ही एक व्यक्ति थे जो हंसराज, उन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था, जिसे वायसराय थे चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक ये थे, चेम्सफोर्ड थे। परिणाम क्या था? 1200 लोगों की मृत्यु इंडियन सर्वे के अनुसार, 369 लोगों की मृत्यु ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश शासन के अनुसार 369 लोगों की मृत्यु दिखाया गया है, बट इंडियन सर्वे के अनुसार 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रतिक्रिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उन्हें जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने उसको वापस लौटा दिया है। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया। जैसे ही ये कांड हुआ, तो दोस्तों इसमें जो शंकरन नायर थे, उन्होंने अपनी जो वायसराय की जो कार्य पद्धति थी, मतलब कार्य पद पे थे, उसे उन्होंने त्याग दिया। और इस घटना ने गांधी जी को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश हेतु बाध्य किया। अब ये घटना के बाद गांधी जी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें बाध्य हो गए। फिर महात्मा गांधी ने बोअर युद्ध, किसने? बोअर युद्ध, दक्षिण अफ्रीका युद्ध 1899 से जो 1902 के बीच चला, अपने कार्य के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया गया। कहते हैं दोस्तों इसमें
जो महात्मा गांधी ने जो बोअर युद्ध हुआ था, कब हुआ था बोअर युद्ध? दक्षिण अफ्रीका में 1899 से 1902 तक जो चला था बोअर युद्ध, उसमें उन्हें अंग्रेजों के द्वारा एक केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या? केसर हिंद की जो उपाधि दी गई थी उसे वो त्याग दिए जांच हेतु। हंटर कमेटी, क्या दोस्तों? जांच हेतु हंटर कमेटी, लॉर्ड हंटर अध्यक्ष, मतलब इसकी जांच हुआ तो ये हंटर कमेटी, इसके लिए जांच की कमेटी बैठाई गई और जो लॉर्ड हंटर इसकी अध्यक्षता किए थे पंजाब के गवर्नर ओ डायर। डायर के कृतज्ञ पर कहा कि तुम्हारी कार्यवाही ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। पंजाब के जो गवर्नर ओ डायर थे उन्होंने कहा कि डायर के कृतज्ञ पर, उन्होंने डायर को कहा कि तुम्हारी कार्यवाही ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। फिर 13 मार्च 1940, कब दोस्तों? 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने केवानट हॉल लंदन, कौन से? केवांटन हॉल लंदन में एक बैठक को संबोधित कर रहे जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की। किसे की? सरदार उधम सिंह ने केवांटन हॉल, वहां पर जब सभा चल रहा था उसमें जनरल ओ डायर को गोली मार दी जिसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर आते हैं खिलाफत आंदोलन जो 1920 में चला। 1920 में चला, कारण था इसका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों से मुसलमानों को गहरा आघात हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध था इस दौरान द्वारा ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों, कहने का मतलब तुर्की में जो मुस्लिम थे उस पर जो अत्याचार हुआ उससे मुस्लिमों को गहरा आघात पहुंचा, जिससे खलीफा की पदच्युति व तुर्की को बांटना, मतलब खलीफा को वहां हटा दिया गया पद से और तुर्की को बांट दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की पर सीवर्स की संधि आरोपित किया गया। कौन सी? सीवर्स की संधि आरोपित किया गया। उद्देश्य क्या है इसकी? तुर्की खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। इसकी जो उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन की, तुर्की का जो खलीफा का पद को पुनः स्थापना करना हुआ अंग्रेजों, इसके लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? महात्मा गांधी ने 31 अगस्त 1920 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था कब? 31 अगस्त 1920। 31 अगस्त 1920 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम है सितंबर 1919। कौन है? सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। सितंबर 1919 में जहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ, फिर जो खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर सितंबर 1919 में इसकी एक कमेटी का गठन हुआ। फिर जिसके समाप्त कब हुआ? 1924 में। 1919 में शुरुआत हुआ, फिर 1924 में इसकी समाप्ति हुई, जो तुर्की के कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के उपरांत यह आंदोलन समाप्त हो गया। कहने का मतलब है तुर्की में जो जो कमाल पाशा द्वारा जो खलीफा का पद था उसे समाप्त करने के बाद यह समाप्त हो गया। केरल में मोपला काश्तकारों द्वारा जमींदार के खिलाफ शुरू किए गए मोपला विद्रोह कब? 1921 में खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बन गया। कहने का मतलब है दोस्तों जो केरल में जो मोपला काश्तकारों द्वारा, यहाँ पे जो ये एक जाति या फिर ये जो लोग हैं इसके द्वारा जमींदार के खिलाफ शुरू किए गए जो मोपला विद्रोह हुआ था जमींदारों के खिलाफ, तो ये खिलाफत आंदोलन का एक
हिस्सा बन गया था, ऐसा बोला गया है दोस्तों। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। प्रस्ताव हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। ये जो अध्यक्षता यहाँ पर हुआ था, लाला लाजपत राय ने किया था। कब? असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में। जो पारित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में। अंतिम निर्णय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नागपुर वार्षिक अधिवेशन हुआ, नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, उसका जो ये अंतिम निर्णय था, जिसकी अध्यक्षता किए थे वीर राघवाचारी ने किया था। इसका जो रिजल्ट क्या आया? असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला। फिर जो नारा था, गांधी जी ने इस सम्मेलन में एक वर्ष में स्वराज्य का नारा दिया। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा इस असहयोग आंदोलन ने दिया था। फिर भारत में असहयोग आंदोलन के जनक महात्मा गांधी थे। प्रारंभ है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। कब? अगस्त में प्रारंभ हुआ। प्रथम बार आर्थिक स्वयंष्ठता प्रथम बार जो चरखा जो है, प्रथम बार आर्थिक स्वयथेष्टता के चिन्ह के रूप में चरखे को स्वीकार किया गया। कहने का मतलब है दोस्तों, जो चरखा है आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, और स्वयथेष्टता मतलब खुद का एक सम्मान, इसका एक प्रतिरूप के रूप में इस चरखे को इस्तेमाल किया गया था। समाप्त हुआ 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 5 फरवरी 1920। कब दोस्तों? 5 फरवरी 1920 को ये यहाँ पे समाप्त हुआ। ये समाप्ति 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ। जो असहयोग आंदोलन था वो कहाँ पे? चौरा चौरी नामक उत्तर प्रदेश के यहाँ पे समाप्त हुआ। आंदोलनकारियों की भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को जिंदा जला दिया था। फिर जो भारतीय जो प्रक्रियाएं हैं, उपाधि त्याग, यहाँ पे उपाधि को त्याग कर दिया गया। तो क्या क्या उपाधि को त्याग किया गया जानते हैं? महात्मा गांधी जो है केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया गया। जमुनालाल बजाज जो है वो राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया गया। सरदार वल्लभ भाई वकालत त्याग दिया गया, उन्होंने वकालत ही त्याग दिया। और मोतीलाल नेहरू जी ने वकालत त्याग दिया। फिर दूसरा है सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कैसिलियों का बहिष्कार। इसमें नोट दिया है 1920 में महात्मा गांधी ने सरकारी उपाधि का त्याग कर दिया था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा उपाधि का बहिष्कार कर दिया गया। 1920 में सरकार द्वारा और 1921 में प्रिंस वेल्स ऑफ के द्वारा